नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का दूसरा भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। बलराज, क्यों दे आए? किसी के दबैल हैं? बिलासी, नहीं, तुम तो लॉर्ड गवर्नर हो। घर में भूनी भांग नहीं है और उस पर इतना घमंड। बलराज, हम दरिद्र सही, किसी से मांगने तो नहीं जाते। बिलासी, अरे जा बैठ, आया है बड़ा जोधा बनके। ऊँट जब तक पहाड़ पर नहीं चढ़ता तब तक समझता है मुझसे ऊंचा है कौन। जमींदार से बैर कर गांव में रहना सहज नहीं है। मनोहर से सुनते हो महापुरुष, कल कारिंदा के पास जाके कह सुनाओ। मनोहर, मैं तो अब नहीं जाऊंगा। बिलासी, क्यों? मनोहर, क्यों क्या, अपनी खुशी है, जाएं क्या, अपने ऊपर तालियां लगवाएं। बिलासी, अच्छा तो मुझे जाने दोगे? मनोहर, तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। कारिंदा हमारा कर ही क्या सकता है, बहुत करेगा अपना, सिकती खेत छोड़ा लेगा। ना दो हल चलेंगे, ना दो हल चलेंगे, एक ही सही। यद्यपि मनोहर बढ़ चढ़कर बातें कर रहा था, पर वास्तव में उसका इनकार अब परास्त तर्क के समान था। यदि बिना दूसरों की दृष्टि से अपमान उठाए बिगड़ा हुआ खेल बन जाए तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं स्वयं क्षमा प्रार्थना करने में अपनी हेठ ही समझता था। एक बार तनकर फिर झुकना उसके लिए बड़ी लज्जा की बात थी। बलराज की उदंडता उसे शांत करने में हानि के भय से भी अधिक सफल हुई थी। प्रातःकाल बिलासी चौपाल जाने को तैयार हुई, पर न मनोहर साथ चलने को राजी होता था, न बलराज। अकेली जाने की उसकी हिम्मत न पड़ती थी। इतने में कादिर मियाँ ने घर में प्रवेश किया। बूढ़े आदमी थे, ठिगना डील, लंबी दाढ़ी, घुटने के ऊपर तक धोती, एक गाढ़े की मिर्जई पहने हुए थे। गांव के नाते से वे मनोहर के बड़े भाई होते थे। बिलासी ने उन्हें देखते ही थोड़ा सा घूंघट निकाल लिया। कादिर ने चिंतापूर्ण भाव से कहा, अरे मनोहर, कल तुम्हें क्या सूझ गई? जल्दी जाकर कारिंदा साहब को मना लो, नहीं तो फिर कुछ करते धरते ना बनेगी। सुना है वह तुम्हारी शिकायत करने मालिकों के पास जा रहे हैं। सुक्खू भी साथ जाने को तैयार है। नहीं मालूम दोनों में क्या साठगांठ हुई। बिलासी, भाई ये बूढ़े हो गए लेकिन इनका लड़कपन अभी नहीं गया। कितना समझाती हूँ, बस अपने ही मन की करते हैं। इनकी देखा देखी एक लड़का है, वह भी हाथ से निकला जाता है, जिससे देखो उलझ पड़ता है। भला इनसे पूछा जाए कि सारे गांव ने घी के रुपए लिए तो तुम्हें नाही करने में क्या पड़ी थी? कादिर, इनकी भूल है और क्या, 10 रुपए हमें भी लेने पड़े, क्या करते? ये कोई नई बात तो है नहीं। बड़े सरकार थे तब भी तो एक न एक बेगार लगी रहती थी। मनोहर, भैया तब की बातें जाने दो, तब 1-2 साल की देन बाकी पड़ जाती थी। मुदा मालिक कभी कुड़की बेदखली नहीं करते थे। जब कोई काम काज पड़ता था तब हमको न्योता मिलता था। लड़कियों के ब्याह के लिए उनके यहाँ से लकड़ी, चारा और 25 रुपया बंधा हुआ था। ये सब जानते हो कि नहीं? जब वह अपने लड़कों की तरह पालते थे तो रैयत भी खुशी खुशी उनकी बेगार करती थी। अब वह बातें तो गईं, बस एक न एक पच्चड़ लगा रहता है। तो अब उनकी ओर से ये कड़ाई है, तो हम भी कोई मिट्टी के लोंदे थोड़े ही हैं। कादिर, तब की बातें छोड़ो, अब जो सामने है उसे देखो। चलो जल्दी करो, मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ। मेरे बैल खेत में खड़े हैं। मनोहर, दादा मैं तो नहीं जाऊँगा। बिलासी, इनकी चूड़ियाँ मैली हो जाएंगी, चलो मैं चलती हूँ। कादिर और बिलासी दोनों चौपाल चले। वहाँ इस वक्त बहुत से आदमी जमा थे। कुछ लोग लगान के रुपए दाखिल करने आए और कुछ घी के रुपए लेने के लिए। केवल तमाशा देखने और ठकुर सुहाती करने के लिए भी कुछ लोग आए। कारिंदे का नाम गुलाम गौस खां था। वह बृहदाकार मनुष्य थे, सांवला रंग, लंबी दाढ़ी, चेहरे में कठोरता झलकती थी। अपनी जवानी में वह पलटन में नौकर थे और हवलदार के दर्जे तक पहुँचे थे। जब सीमा प्रांत में कुछ छेड़छाड़ हुई तो बीमारी की छुट्टी लेकर भाग आए और यहीं से इस्तीफा पेश कर दिया। वह अब भी अपने सैनिक जीवन की कथाएं मज़े ले लेकर कहते हैं। इस समय वह तख्त पर बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। सुक्खू और दुखरन तख्त के नीचे बैठे थे। सुक्खू ने कहा, हम मजदूर ठहरे, हम घमंड करें तो हमारी भूल है। जमींदार की ज़मीन में बसते हैं, उनका दिया खाते हैं,
उससे बिगाड़ कर कहाँ जाएंगे? क्यों दुखरन? दुखरन, हाँ हाँ ठीक ही तो कह रहे हो। सुखो, नारायण हमें 4 पैसे दे, 10 मन अनाज दे, क्या हम अपने मालिकों से लड़े? मारे घमंड के पृथ्वी पर पैर न रखें। दुखरन, नहीं, मद तो आदमी को खराब करता है। इसी मद ने रावण को मिटाया, इसी के कारण जरासंध दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, तो भला हमारी तुम्हारी कौन बात है? इतने में कादिर मियाँ चौपाल में आए। उनके पीछे पीछे बिलासी भी आई। कादिर ने कहा, खां साहब, ये मनोहर की घरवाली आई है, जितने रुपए चाहे घी के लिए दे दें, बेचारी डर के मारे आती न थी। गौस खां ने कटु स्वर में कहा, वह कहाँ है? मनोहर, क्या उसे आते शर्म आती थी? बिलासी ने दीनतापूर्वक कहा, सरकार उनकी बातों का कुछ ख्याल ना करें, आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ। कादिर, यूं तो गऊ है, किंतु आज ना जाने उसके सिर पर कैसे भूत सवार हो गया। क्यों सुक्खू, मैं तो आज तक गांव में किसी से लड़ाई हुई है? कादिर, अब बैठा रो रहा है। कितना समझाया कि चल के खां साहब से कसूर माफ़ करा ले, लेकिन शर्म से आता ही नहीं है। गौस खां, शर्म नहीं, शरारत है। उसके सिर पर जो भूत चढ़ा हुआ है उसका उतार मेरे पास है, उसे गुरूर हो गया है। कादिर, अरे खां साहब, बेचारा गरूर किस बात का करेगा? मजदूर है, मूर्ख उजड़ आदमी है, बात करने का शऊर नहीं। गौस खां, तुम्हें वकालत करने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना काम खूब जानता हूँ। इस तरह दबने लगा तब तो मुझसे कारिंदागिरी हो चुकी। आज एक ने तेवर बदले हैं, कल दूसरे भाई शेर हो जाएंगे, फिर जमींदार को कौन पूछता है? अगर पलटन में किसी ने ऐसी शरारत की होती तो उसे गोली मार दी जाती। जमींदार से आंखें बदलना खाला का घर नहीं है। ये कहकर गौस खां टांगन पर सवार होने चले। बिलासी रोती हुई उनके सामने हाथ बांधकर खड़ी हो गई। बोली, सरकार, कहीं की न रहूँगी, कहीं की न रहूँगी। जो डांड चाहें लगा दीजिए, जो सज़ा चाहें दीजिए, मालिकों के कान में ये बात ना डालिए। लेकिन खां साहब ने सुक्खू महतो को हत्थे पर चढ़ा लिया था। वह सूखी करुणा को अपनी कपट चाल में बाधक बनाना नहीं चाहते थे। तुरंत घोड़े पर सवार हो गए और सुक्खू को आगे आगे चलने का हुक्म दिया। कादिर मियाँ ने धीरे से गिरधर महाराज के कान में कहा, क्या महाराज बेचारे मनोहर का सत्यानाश करके ही दम लोगे? गिरधर ने गौरवयुक्त भाव से कहा, जब तुम हमसे आंखें दिखलाओगे तो हम भी अपनी सी करके रहेंगे। हमसे कोई एक अंगुल दबे तो हम उसके से हाथ भर दबने को तैयार हैं। जो हमसे जौं भर तनेगा हम उनसे गज भर तन जाएंगे। कादिर, यह तो सुपद ही है, तुम हक से दबने लगोगे तो तुम्हें कौन पूछेगा? मुदा आप मनोहर के लिए कोई राह निकालो। उसका स्वभाव तो जानते ही हो, गुस्सैल आदमी है, पहले बिगड़ जाता है फिर बैठकर रोता है, बेचारा मिट्टी में मिल जाएगा। गिरधर भाई, अब तो तीर हमारे हाथ से निकल गया। कादिर, मनोहर की हत्या तुम्हारे ही ऊपर ही पड़ेगी। गिरधर, एक ही उपाय मेरी समझ में आता है, जाकर मनोहर से कह दो कि मालिक के पास जाकर हाथ पैर पकड़े। वहाँ मैं भी कुछ कह सुन दूंगा। तुम लोगों के साथ नेकी करने का जी तो नहीं चाहता, काम पड़ने पर घिंघियाते हो, काम निकल गया तो सीधे ताकते भी नहीं, लेकिन अपनी अपनी करनी अपने साथ है, जाकर उसे भेजो। कादिर और बिलासी मनोहर के पास गए। वह शंका और चिंता की मूर्ति बना उसी रास्ते की ओर ताक रहा था। कादिर ने आते ही वहाँ का समाचार कहा और गिरधर महाराज का आदेश भी सुनाया। मनोहर क्षण भर सोच कर बोला, वहाँ मेरी और भी दुर्गति होगी, अब तो सिर पर पड़ी ही है, जो कुछ होगा देखा जाएगा। कादिर, नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, मैं भी चलूँगा। मनोहर, मेरे पीछे तुम्हारी ले दे होगी। बिलासी ने कादिर की ओर अत्यंत विनीत भाव से देखकर कहा, दादाजी, वह न जाएंगे, मैं ही तुम्हारे साथ चलूँगी। तुम क्या चलोगी? वहाँ बड़े आदमियों के सामने मुंह तो खुलना चाहिए। बिलासी, ना कुछ कहते बनेगा तो रो लूँगी। कादिर, यह न जाने देंगे। बिलासी, जाने क्यों न देंगे? कुछ मांगती हूँ इनसे, इन्हें अपना बड़ा भला बुरा न सूझता हो तो न सूझता हो, मुझे तो सूझता है। कादिर, तो फिर देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वह लोग पहले से ही मालिकों का कान भर देंगे। मनोहर ज्यों का त्यों मूरत की तरह बैठा रहा। बिलासी घर में गई, अपने गहने निकाल कर पहने, चादर ओढ़ी, बाहर निकल कर खड़ी हो गई।
कादिर मियाँ संकोच में पड़े थे। उन्हें आशा थी अब भी मनोहर उठेगा, किंतु जब वह अपनी जगह में जरा भी ना हिला तब वह धीरे धीरे आगे चले। बिलासी भी पीछे पीछे चली, पर रहकर कातर नेत्रों से मनोहर की ओर ताकती जाती थी। जब वह गांव के बाहर निकल गए तो मनोहर कुछ सोच कर उठा और लपका हुआ कादिर मियाँ के समीप जाकर बिलासी से बोला, जा घर बैठ, मैं जाता हूँ। तीसरा पहर था। ज्ञान शंकर दीवान खाने में बैठे हुए एक किताब पढ़ रहे थे। कहार ने आकर कहा, बाबू साहब पूछते हैं कै बजे हैं। ज्ञान शंकर ने चिढ़कर कहा, जा कह दे आपको नीचे बुलाते हैं। क्या सारे दिन सोते रहेंगे? इस महाशय का नाम बाबू ज्वाला सिंह था। ज्ञान शंकर के सहपाठी थे और आज ही इस जिले में डिप्टी कलेक्टर होकर आए। दोपहर तक दोनों मित्रों में बातचीत होती रही। ज्वाला सिंह रात भर के जागे थे, सो गए। ज्ञान शंकर को नींद नहीं आई। इस समय उनकी छाती पर सांप लौट रहा था। सबके सब बाजी लिए जाते हैं और मैं कहीं का ना हुआ। कभी अपने ऊपर क्रोध आता, कभी अपने पिता और कभी चाचा के ऊपर। पुराना सौहार्द द्वेष का रूप ग्रहण करता जाता था। यदि इस समय अकस्मात ज्वाला सिंह के पदच्युत होने का समाचार मिल जाता तो शायद ज्ञान शंकर के हृदय को शांति होती। वह इस क्षुद्र भाव को मन में न आने देना चाहते थे। अपने को समझाते थे, पर ये अपना भाग्य है। अपना मित्र कोई ऊंचा पद पाए तो हमें प्रसन्न होना चाहिए, किंतु उनकी विकलता इन सब विचारों से न मिटती थी। बहुत यत्न करने पर भी परस्पर संभाषण में उनकी लघुता प्रकट हो जाती थी। ज्वाला सिंह को विदित हो रहा था कि मेरी ये तरक्की ने जला रही है, किंतु ये सर्वथा ज्ञान शंकर की ईर्ष्या वृत्ति का ही दोष था। नहीं था। ज्वाला सिंह के बात व्यवहार में वह पहली सी स्नेह सरलता नहीं थी, वरन उसकी जगह एक अज्ञान सहृदयता, एक कृत्रिम वात्सल्य, एक गौरवयुक्त साधुता पाई जाती थी, जो ज्ञान शंकर के घाव पर नमक का काम कर रही थी। इसमें संदेह नहीं कि ज्वाला सिंह का यह दुस्वभाव इच्छित न था। वह इतनी नीच प्रकृति के पुरुष न थे, पर अपनी सफलता ने उन्हें उन्मत्त कर दिया। इधर ज्ञान शंकर अपने इतने उदार न थे कि इससे मानव चरित्र के अध्ययन का आनंद उठाते। कहार के जाने के क्षण भर पीछे ज्वाला सिंह उतर पड़े और बोले, यार बताओ क्या समय है, जज साहब से मिलने जाना है। ज्ञान शंकर ने कहा, अजी मिल लेना, ऐसी क्या जल्दी है। ज्वाला सिंह, नहीं भाई, एक बार मिलना जरूरी है, जरा मालूम तो हो जाए किस ढंग का आदमी है, खुश कैसे होता है। ज्ञान, वह इस बात से खुश होता है कि आप दिन में 3 बार उनके द्वार पर नाक रगड़े। ज्वाला सिंह ने हंसकर कहा, तो वह मुश्किल नहीं, मैं 5 बार सिजदे किया करूँगा। ज्ञान, और वह इस बात से खुश होता है कि आप कायदे कानून को तिलांजलि दीजिए, केवल उसकी इच्छा को कानून समझिए। ज्वाला सिंह, ऐसा ही करूँगा। ज्ञान, इनकम टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, किसी अभियुक्त को भूल कर भी छोड़ा तो बहुत बुरी खबर लेगा। ज्वाला, भाई तुम बना रहे हो, ऐसा क्या होगा। ज्ञान, नहीं, विश्वास मानिए, वह ऐसा ही विचित्र जीव है। ज्वाला, तब तो उसके साथ मेरा निभाव कठिन है। ज्ञान, जरा भी नहीं। आज आप ऐसी बातें कर रहे हैं, कल को उनके इशारों पर नाचेंगे। इस घमंड में न रहिए, ये आपको अधिकार प्राप्त हुआ, वास्तव में आपने गुलामी लिखाई है। यहाँ आपको आत्मा की स्वाधीनता से हाथ धोना पड़ेगा, न्याय और सत्य का गला घोटना पड़ेगा। यही आपकी उन्नति और सम्मान के साधन है। मैं तो ऐसे अधिकार पर लात मारता हूँ। यहाँ तो अल्लाह ताला भी आसमान से उतर आए, अन्याय करने को कहें तो हम उनका हुक्म भी ना माने। ज्वाला सिंह समझ गए कि ये जले हुए दिल के फफोले हैं। बोले, अभी ऐसी दूर की ले रहे हो, कल को नामजद हो जाओ तो ये बातें भूल जाओगे। ज्ञान शंकर, हाँ बहुत संभव है, क्योंकि मैं भी तो मनुष्य हूँ, लेकिन संयोग से मेरे इस परीक्षा में पढ़ने की कोई संभावना नहीं है, और हो भी तो मैं आत्मा की रक्षा करना सर्वोपरि समझूंगा। ज्वाला सिंह गर्म होकर बोले, आपको ये अनुभव करने का क्या अधिकार है, और लोग अपनी आत्मा का आपसे कम आदर करते हैं। मेरा विचार तो ये है कि संसार में रहकर मनुष्य आत्मा की जितनी रक्षा करता है, उससे
अधिकार उससे वंचित नहीं कर सकता। अगर आप समझते हो कि वकालत या डॉक्टरी विशेष रूप से आत्मरक्षा के अनुकूल है तो ये आपकी भूल है। मेरे चाचा साहब वकील हैं, बड़े भाई साहब डॉक्टरी करते हैं। वह लोग केवल धन कमाने की मशीनें हैं। मैंने उन्हें कभी असत सत के झगड़े में पड़ते नहीं पाया। ज्ञान शंकर, वह चाहे तो आत्मा की रक्षा कर सकते हैं। ज्वाला सिंह, बस उतनी ही जितनी कि एक सरकारी नौकर कर सकता है। वकील को ही ले लीजिए, यदि विवेक की रक्षा करे तो रोटियां चाहे भले खाए, समृद्धशाली नहीं हो सकता। अपने पेशे में उन्नति करने के लिए उसे अधिकारियों का कृपा पात्र बनना परम आवश्यक है। डॉक्टरों का तो जीवन ही रईसों की कृपा पर निर्भर है। गरीब से उन्हें क्या मिलेगा? द्वार पर सैकड़ों गरीब रोगी खड़े रहते हैं, लेकिन जहाँ किसी रईस का आदमी पहुँचा वहाँ उनको छोड़कर फिटन पर सवार हो जाते हैं। इसे मैं आत्मा की स्वाधीनता नहीं कह सकता। इतने में गौस खां, गिरधर महाराज और सुखू के कमरे में प्रवेश किए। गौस तो सलाम करके फर्श पर बैठ गए और शेष दोनों आदमी खड़े रहे। लाला प्रभाशंकर बरामदे में बैठे हुए थे। पूछा, आदमियों को घी के रुपए बांट दिए? गौस कहा, जी हाँ हुजूर के इकबाल के ये सब रुपए तकसीम हो गए, मगर इलाके में चंद आदमी ऐसे सरकस हो गए कि खुदा की पनाह, अगर उनकी तंबीह न की गई तो एक दिन मेरी इज्जत में फ़र्क आ जाएगा। और क्या अजब है, जान से भी हाथ धोऊं। ज्ञान शंकर विस्मित होकर, देहात में भी ये हवा चली? गौस खां ने रोनी सूरत बनाकर कहा, हुजूर कुछ न पूछिए, गिरधर महाराज भाग न खड़े हों तो इनके जान की खैरियत नहीं थी। ज्ञान, उन आदमियों को पकड़ के पिटवाया क्यों नहीं? गौस, तो थानेदार साहब के लिए थैली कहाँ से लाता? ज्ञान, आप लोगों को तो सैकड़ों हथकंडे मालूम है, किसी भी शिकंजे में कस लीजिए। गौस, हुजूर मौरूसी आसामी है, ये सब जमींदार को कुछ नहीं समझते। उनमें एक का नाम मनोहर है, 20 बीघे जोतता है और कुल 50 रुपये लागान देता है। आज उसी आरा जी का किसी दूसरे आसामी से बंदोबस्त हो सकता तो 100 रुपये कहीं नहीं गए थे। ज्ञान शंकर ने चचा की ओर देखकर पूछा, आपके अधिकांश आसामी दखलदार क्यों कर हो गए? प्रभाशंकर ने उदासीनता से कहा, जो कुछ किया इन्हीं कारिंदों ने किया होगा, मुझे क्या खबर। ज्ञान शंकर व्यंग से, तभी तो इलाका चौपट हो गया। प्रभाशंकर ने झुंझलाकर कहा, अब तो भगवान की दया, तुमने हाथ पैर संभाले, इलाके का प्रबंध क्यों नहीं करते? ज्ञान, आपके मारे जब मेरी कुछ चले तब तो। प्रभा, मुझसे कसम ले लो जो तुम्हारे बीच कुछ बोलूं, ये काम करते बहुत दिन हो गए, अब इसके लिए लोलुप नहीं हूँ। ज्ञान, तो फिर मैं भी दिखा दूंगा कि प्रबंध से क्या हो सकता है। इसी समय कादिर खां और मनोहर द्वार पर आकर खड़े हो गए। गौस खां ने कहा, हुजूर ये वही आसामी है जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था। ज्ञान शंकर ने मनोहर की ओर क्रोध से देखकर कहा, क्यों रे? जिस पत्तल पर खाता है उसी पर छेद करता है। 100 रुपये की ज़मीन 50 रुपये में जोतता है और उस पर अब थोड़ा सा बल खाने का अवसर पड़ा तो उससे बाहर हो गया। मनोहर की जबान बंद हो गई। रास्ते में जितनी बातें कादिर खान ने सिखाई थी सब भूल गया। ज्ञान शंकर ने उसी स्वर में कहा, दुष्ट कहीं का, तू समझता होगा मैं दखलदार हूँ, जमींदार मेरा कर ही क्या सकता, लेकिन मैं तुझे दिखा दूंगा कि जमींदार क्या कर सकता है। तेरा इतना हिसाब है कि तू मेरे आदमियों पर हाथ उठाए, तेरा इतना हियाव है कि तू मेरे आदमियों पर हाथ उठाए। मनोहर निर्मल क्रोध से कांप और सोच रहा था, मैंने घी के रुपए नहीं लिए, ये कोई पाप नहीं है, मुझे लेना चाहिए था, दबाव के भय से नहीं, केवल इसलिए कि बड़े सरकार हमारे ऊपर दया रखते थे। उन्हें लज्जा आई कि मैंने ऐसे दयालु स्वामी की आत्मा के साथ कृतज्ञता की, किंतु इसका दंड गाली और अपमान नहीं है। उसका अपमान आहत हृदय उत्तर देने के लिए व्यग्र होने लगा, किंतु कादिर ने उसे बोलने का अवसर न दिया। बोला, हजूर हम लोगों की मजाल ही क्या कि सरकार के आदमियों के सामने सिर उठा सकें। हाँ, अपड़ गंवार ठहरे, बातचीत करने का शऊर नहीं, उजड़पन की बातें मुँह से निकल जाती हैं। क्या हम नहीं जानते कि हुजूर चाहे तो आज हमारा ठिकाना न लगे। अब तो ये विनती है कि जो खता हुई माफ़ी दी जाए। लाला प्रभाशंकर को मनोहर पर दया आ गई। सरल प्रकृति के मनुष्य थे। बोले, तुम लोग हमारे पुराने आसामी हो,
क्या नहीं जानते कि आसामियों पर सख्ती करना हमारे यहाँ दस्तूर नहीं है। ऐसे ही कोई काम आ पड़ता है तो तुमसे बेगार ली जाती है और तुम हमेशा हमें हंसी खुशी देते रहे हो। अब भी उसी तरह निभाते चलो, नहीं तो भाई अब ज़माना नाजुक है। हमने तो भली बुरी तरह अपना निभा लिया, मगर इस तरह लड़कों से ना निभेगी। उनका गर्म खून ठहरा, इसलिए संभल कर रहो, 4 बातें सह लिया करो। जाओ फिर ऐसा काम ना करना, घर से कुछ खाकर चले ना होगे, दिन भी चढ़ाया। यहीं खा पी कर विश्राम करो, दिन ढले चले जाना। प्रभाशंकर ने अपने निर्द्वंद स्वभाव के अनुसार इस मामले को टालना चाहा, किंतु ज्ञान शंकर ने उनकी ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, आप मेरे बीच में क्यों बोलते हैं? इस नरमी ने तो इन आदमियों को शेर बना दिया। अगर आप इस तरह मेरे कामों में हस्तक्षेप करते रहेंगे तो मैं इलाके का प्रबंध कर चुका। अभी आपने वचन दिया कि इलाके में कोई सरोकार न रखूंगा। अब आपको बोलने का अधिकार नहीं है। प्रभाशंकर ये तिरस्कार न सह सके, रुष्ट होकर बोले, अधिकार क्यों नहीं है? क्या मैं मर गया हूँ? ज्ञान शंकर, नहीं, आपको ये अधिकार नहीं है। आपने सारा इलाका चौपट कर दिया। अब क्या चाहते हैं कि जो बचा खुचा है उसे भी धूल में मिला दें? प्रभाशंकर के कलेजे में चोट लग गई। बोले, बेटा ऐसी बातें करके क्यों दिल दुखाते हो? तुम्हारे पूज्य पिताजी मर गए, लेकिन कभी मेरा दिल नहीं दुखाया और न मेरी कभी उनसे कोई बात उनकी मैंने दुलखी। अब तुम मेरी जबान बंद कर देना चाहते हो, किंतु ये नहीं हो सकता। मैं अन्याय देखा करूं और मुंह ना खोलूं। जब तक जीवित हूं ये अधिकार तुम मुझसे नहीं छीन सकते। ज्वाला सिंह ने दिलासा दिया, नहीं साहब, आप घर के मालिक हैं, ये आपकी गोद के पाले हुए लड़के हैं। इनकी अबोध बातों पर ध्यान न दीजिए कि भूल है जो कहते हैं कि आपका कोई अधिकार नहीं। आपको सब कुछ अधिकार है, आप घर के स्वामी हैं। गौस खान ने कहा, हुजूर का फरमाना बहुत दुरुस्त है। आप खानदान के सरपरस्त और मुरब्बी हैं, आपके मनसब से किसे इनकार हो सकता है? ज्ञान शंकर समझ गए कि ज्वाला सिंह ने मुझसे बदला ले लिया। उन्हें ये खेद हुआ कि ऐसी अभिनय मैंने क्यों की। खेद केवल ये था कि ज्वाला सिंह यहाँ बैठे थे, उनके सामने ये असंजनता नहीं प्रकट करना चाहते थे। बोले, अधिकार से मेरा ये आशय नहीं था जो आपने समझा। मैं केवल ये कहना चाहता था कि जब आपने इलाके का प्रबंध मेरे सुपुर्द कर दिया तो मुझी को करने दीजिए। ये शब्द अनायास मेरे मुंह से निकल गया। मैं इसके लिए लज्जित हूँ। भाई ज्वाला सिंह, मैं चचा साहब का जितना अदब करता हूँ उतना अपने पिता का भी नहीं करता था। मैं स्वयं गरीब आदमियों पर सख्ती करने का विरोधी हूँ। इस विषय में आप मेरे विचारों से भली भांति परिचित हैं, किंतु इसका ये आशा नहीं है कि हम दीन पालन की धुन में इलाके से ही हाथ धो बैठें। पुराने ज़माने की बात और थी, तब जीवन संग्राम इतना भयंकर न था। हमारी आवश्यकताएं परिमित थी, सामाजिक अवस्था इतनी उन्नत नहीं थी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भूमि का मूल्य इतना चढ़ा हुआ न था। मेरे कई गांव में जो 2-2 हज़ार पर बिक गए, उनके दाम आज 20-20 हज़ार लगे हुए हैं। उन दिनों आसामी मुश्किल से मिलते थे, अब एक टुकड़े के लिए 100-100 आदमी मुंह फैलाए घूम रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि इस आर्थिक दशा का असर जमींदार पर ना पड़े? लाला प्रभाशंकर को अपने अप्रिय शब्दों का बहुत दुख हुआ। जिस भाई को वे देवतुल्य समझते थे, उसी के पुत्र से द्वेष करने पर उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। बोले, भैया, इन बातों को तुम जितना समझोगे, मैं बूढ़ा आदमी उतना क्या समझूंगा। तुम घर के मालिक हो, मैंने भूल की कि बीच में कूद पड़ा। मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी के सिवाय और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसा चाहो वैसा घर को संभालो। थोड़ी देर तक सब लोग चुपचाप बैठे रहे। अंत में गौस खान ने कहा, हुजूर, मनोहर के बारे में क्या हुक्म होता है? ज्ञान शंकर, इजाफा लगान का दावा कीजिए। कादिर, सरकार बड़ा गरीब आदमी है, मर जाएगा। ज्ञान शंकर, अगर इसकी जोत में कुछ सिकमी जमीन हो तो निकाल दीजिए। कादिर, सरकार बेचारा बिन मारे मर जाएगा। ज्ञान शंकर, उसकी परवाह नहीं, आसामियों की कमी नहीं है। कादिर, सरकार जरा। ज्ञान शंकर, बस कह दिया कि जबान मत खोलो। मनोहर अब तक चुपचाप खड़ा था। प्रभाशंकर की बात सुनकर उसे आशा हुई
कि यहाँ आना निष्फल नहीं हुआ। उनकी विनयशीलता ने वशीभूत कर लिया। ज्ञान शंकर के कटु व्यवहार के सामने प्रभा शंकर की नम्रता उसे देवोचित प्रतीत होती थी। उसके हृदय में उत्कंठा हो रही थी कि अपना सर्वस्व लाकर इनके सामने रख दूं और कह दूं, ये मेरी ओर से बड़े सरकार को भेंट है। लेकिन ज्ञान शंकर के अंतिम शब्दों ने इन भावनाओं को पद दलित कर दिया। विशेषतः कादिर मियाँ का अपमान उसे असह्य हो गया। तेवर बदल कर बोला, दादा, इस दरबार में अब दया धर्म उठ गया। चलो, भगवान की जो इच्छा होगी वह होगा। जिसने मुंह चीरा वह खाने को भी देखा। भीख नहीं तो परदेश तो कहीं नहीं गया है। यह कहकर उसने कादिर का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती खींचता हुआ दीवान खाने से बाहर निकल गया। ज्ञान शंकर को इस समय इतना क्रोध आ रहा था कि यदि कानून का भय न होता तो वह उसे जीता चुनवा देते। अगर इसका कुछ अंश मनोहर को डांटने फटकारने में मिल जाता तो कदाचित उनकी ज्वाला कुछ शांत हो जाती, परंतु अब हृदय में खौलने के सिवा उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी दशा उस बालक से ऐसी हो रही थी जिसका हमजोली उसे दांत काट कर भाग गया हो। इस ज्ञान से उन्हें शांति न होती थी। मैं इस मनुष्य के भाग का विधाता हूँ, आज इसे पैरों तले कुचल सकता हूँ। क्रोध को नोचने में विशेष रुचि होती है। ज्वाला सिंह मौनी बैठे थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ज्ञान शंकर में इतनी दयाहीन स्वार्थपरता कहाँ से आ गई। अभी क्षण भर पहले ये महाशय न्याय के और लोक सेवा का कैसा महत्वपूर्ण वर्णन कर रहे थे। इतनी देर में ये काया पलट, विचार और व्यवहार में इतना अंतर। मनोहर चला गया तो ज्ञान शंकर से बोले, इजाफा लगान का दावा कीजिएगा तो क्या उनकी ओर से उज्रदारी न होगी? आप केवल एक आसामी पर दावा नहीं कर सकते। ज्ञान शंकर, हाँ, ये बात ठीक कहते हैं खां साहब। आप उन आसामियों की एक सूची तैयार कीजिए जिन पर कायदे के अनुसार इजाफा हो सकता है। क्या हरज है, लगे हाथ सारे गांव पर दावा हो जाए। ज्वाला सिंह ने मनोहर की रक्षा के लिए शंका की थी। उसका ये विपरीत फल देखकर उन्हें कुछ करने का साहस नहीं हुआ। उठकर ऊपर चले गए। 1 महीना बीत गया। गौस खां ने आसामियों की सूची न तैयार की और न ज्ञान शंकर ने ही फिर ताकीद की। गौस खां के स्वहित और स्वामी हित में विरोध हो रहा था। ज्ञान शंकर सोच रहे थे कि जब इजाफे से सारे परिवार का लाभ होगा तो मुझको दया पड़ी है कि बैठे बिठाए सिर दर्द मोल लूँ। सैकड़ों गरीबों का भला तो मैं दवा और चैन सारा घर करे। सैकड़ों गरीबों का मला तो मैं दवा और चैन सारा घर करे। वह इस सारे अन्याय का लाभ अकेले ही उठाना चाहते थे और लोग भी शरीक हो, यह उन्हें स्वीकार नहीं था। अब उन्हें रात दिन ये दुश्चिंता रहती थी कि किसी तरह चचा साहब से अलग हो जाऊं। ये विचार सर्वथा उनके स्वार्थ के अनुकूल था। उनके ऊपर केवल 3 प्राणियों के भरण पोषण का भार था, आप, स्त्री और भावज। लड़का अभी दूध पीता था। इलाके की आमदनी का बड़ा भाग प्रभा शंकर के काम आता था, जिनके 3 पुत्र थे, 2 पुत्रियां, 1 बहू, 1 पोता और स्त्री पुरुष आप। ज्ञान शंकर अपने पिता के परिकर पालन पर झुंझलाया करते थे। आज से 3 साल पहले वे अलग हो गए होते तो आज हमारी दशा ऐसी खराब ना होती। चचा के सिर जो पड़ती उसे झेलते, खाते चाहे उपवास करते। हमसे तो कोई मतलब न रहता, बल्कि उस दिशा में हम उनकी कुछ सहायता करते तो वह इसे ऋण समझते, नहीं तो आज झाड़ लीप कर हाथ काला करने के सिवाय क्या मिला। प्रभा शंकर दुनिया देखे हुए थे। भतीजे का ये भाव देखकर दबते थे। अनुचित बातें सुनकर भी अनसुनी कर जाते थे। दया शंकर उनकी कुछ सहायता करने के बदले उल्टे उन्हीं के सामने हाथ फैलाते रहते थे। इसलिए दबकर रहने में ही उनका कल्याण था। ज्ञान शंकर दंभ और आवेग में बहने लगे। एक नौकर चचा का काम करता था तो दूसरे को खाम-खां अपने किसी न किसी काम में उलझाए रखते। इसी फेर में पड़े रहते
कि चचा के 8 प्राणियों पर जितना व्यय होता है उतना मेरे 3 प्राणियों पर हो। भोजन करने जाते तो बहुत सा खाना जूठा करके छोड़ देते, इतने पर भी संतोष न हुआ तो 2 कुत्ते पाले, उन्हें साथ बैठकर खिलाते। यहाँ तक कि प्रभाशंकर डॉक्टर के यहाँ से कोई दवा लाते तो आप उतने ही मूल्य की औषधि अवश्य लाते, चाहे उसे फेंक ही क्यों न दें। इतने अन्याय पर भी चित्त को शांति न होती। चाहते थे कि महिलाओं में भी बमचक मचे। विद्या की शालीनता इन्हें नागवार मालूम होती। उसे समझाते कि तुम्हें अपने भले बुरे की जरा भी परवाह नहीं, मर्दों को इतना अवकाश कहाँ, जरा जरा सी बात पर ध्यान रखें। ये स्त्रियों का खास काम है। यहाँ तक कि इसी कारण उन्हें घर में आग लगाने का दोष लगाया जाता है। लेकिन तुम्हें किसी बात की सुध नहीं रहती। आंखों से देखती हो कि घी घड़ा लुढ़का जाता है पर जवान नहीं हिलती। विद्यावती ये शिक्षा पाकर भी उसे ग्रहण न करती। इसी बीच में एक ऐसी घटना हो गई जिसने उस विरोध की अग्नि को और भी भड़का दिया। दयाशंकर यूँ तो पहले ही अपने पाने में अंधेर मचाए हुए थे, लेकिन अब वे ज्वाला सिंह उनके इलाके के मजिस्ट्रेट हो गए थे। तब से वे पूरे बादशाह बन बैठे। उन्हें यह मालूम था कि डिप्टी साहब ज्ञान शंकर के मित्र हैं। इतना सहारा मेल जोल पैदा करने के लिए काफ़ी था। कभी उनके पास चिड़िया भेजते, कभी मछलियाँ, कभी दूध घी। स्वयं उनसे मिलने जाते तो मित्रवत व्यवहार करते। इधर सम्मान बढ़ा तो भय कम हुआ, इलाके को लूटने लगे। ज्वाला सिंह के पास शिकायत कर पहुंची, लेकिन वह लिहाज के मारे न तो दया शंकर से और न ही उनके घर वालों से कोई चर्चा कर सके। लोगों ने जब देखा कि डिप्टी साहब भी हमारी फरियाद नहीं सुनते तो हार मानकर चुप बैठे। दया शंकर और भी शेर हुए। पहले दांव घात देखकर हाथ चलाते थे, अब निशंक हो गए। यहाँ तक कि प्याला लबालब हो गया। इलाके में भारी डाका पड़ा। वह उसकी तहकीकात करने गए। एक जमींदार पर संदेह हुआ, तुरंत उसके घर की तलाशी लेनी शुरू की। चोरी का कुछ माल बरामद हो गया। फिर क्या था, उसी दम उसे हिरासत में लिया। जमींदार ने कुछ दे लेकर बला टाली, पर अभिमानी मनुष्य था, ये अपमान न सहा गया। दूसरे दिन ज्वाला सिंह के इजलास में दरोगा साहब पर मुकदमा दायर कर दिया गया। इलाके में आग सुलग रही थी। हवा पाते ही भड़क उठी। चारों तरफ से झूठे सच्चे इस्तगासे होने लगे। अंत में ज्वाला सिंह को विवश होकर इन मामलों की छानबीन करनी पड़ी। सारा रहस्य खुल गया। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को रिपोर्ट की। दयाशंकर मुअत्तल हो गए। उन पर रिश्वत लेने और झूठ मुकदमा बनाने के अभियोग चलने लगे। पासा पलट गया। उन्होंने जमींदार को हिरासत में लिया, अब खुद हिरासत में आ गए। लाला प्रभाशंकर उद्योग से जमानत मंजूर हो गई, लेकिन अभियोग इतने समप्राण थे कि दयाशंकर के उद्योग से जमानत मंजूर हो गई, लेकिन अभियोग इतने समप्राण थे कि दयाशंकर के बचने की बहुत कम आशा थी। वह स्वयं निराश थे। सिट्टी पिट्टी भूल गए, मानो किसी ने बुद्धि हर ली हो। और जवान थाने की दीवारों को कंपित कर दिया करती थी। जो जवान थाने की दीवारों को कंपित कर दिया करती थी, अब वह हिलती भी न थी। वह बुद्धि जो हवा के किले बनाती थी, इस गुत्थी को नहीं सुलझा सकी। कोई कुछ पूछता तो शून्य भाव से दीवार की ओर ताकने लगते। उन्हें खेद न था, लज्जा न थी, केवल विस्मय था कि मैं इस दलदल में कैसे फंस गया। वह मौन दशा में बैठे सोचा करते, मुझसे ये भूल हो गई, अमुक बात बिगड़ गई, नहीं तो कदापि नहीं फंसता। विपत्ति में भी जिस हृदय में सद्ज्ञान न उत्पन्न हो, वह सूखा वृक्ष है जो पानी पाकर पनपता नहीं बल्कि सड़ जाता है। ज्ञान शंकर इस दुर्अवस्था में अपने संबंधियों की सहायता करना अपना धर्म समझते थे, किंतु इस विषय में उन्हें किसी से कुछ कहते हुए संकोच नहीं होता था। वरन जब कोई दया शंकर के व्यवहार की आलोचना करने लगता, तब वह उसका प्रतिवाद करने के बदले उससे सहमत हो जाते थे। लाला प्रभाशंकर ने बेटे को बरी कराने के लिए कोई बात उठा नहीं रखी। वह रात दिन इसी चिंता में डूबे रहते। पुत्र प्रेम तो था ही, पर कदाचित उससे भी अधिक लोक निंदा की लाज थी। जो घराना सारे शहर में सम्मानित हो,
उसका ये पतन हृदय विदारक था। जब वह चारों तरफ से दौड़ धूप कर निराश हो गए, तब एक दिन ज्ञान शंकर से बोले, आज जरा ज्वाला सिंह के पास चले जाते, तुम्हारे मित्र हैं, शायद कुछ रियायत करें। ज्ञान शंकर ने विस्मित भाव से कहा, मेरा इस वक्त उनके पास जाना सर्वथा अनुचित है। ज्ञान शंकर, मैं जानता हूँ और इसीलिए अब तक तुमसे जिक्र नहीं किया, लेकिन अब इसके से बिना काम नहीं चलता दिखाई देता। डिप्टी साहब अपने इल्ज़ाम भी बरी कर दें, फिर आगे हम देख लेंगे, पर चाहे तो सबूतों को निर्बल बना सकते हैं। ज्ञान पर आप इसकी कैसे आशा रखते हैं? मेरे कहने से वह अपने ईमान का खून करने को तैयार हो जाएंगे। प्रभाशंकर ने आग्रहपूर्वक कहा, मित्रों के कहने सुनने का बड़ा असर होता है। बूढ़ों की बातें बहुधा वर्तमान सभ्य प्रथा के प्रतिकूल होती हैं। युवक गण इन बातों पर अधीर हो उठते हैं। उन्हें बूढ़ों का ये अज्ञान अक्षम्य सा जान पड़ता। ज्ञान शंकर चिढ़कर बोले, जब आपकी समझ में बात ही नहीं आती तो मैं क्या करूं? मैं अपने को दूसरों की निगाह में गिराना नहीं चाहता। प्रभाशंकर ने पूछा, क्या अपने भाई की सिफारिश करने से भी अपमान होता है? ज्ञान शंकर ने कटु भाव से कहा, सिफारिश चाहे किसी काम के लिए हो, नीची बात है, विशेषकर ऐसे मामले में। प्रभाशंकर बोले, इसका अर्थ तो यह है कि मुसीबत में भाई से मदद की आशा नहीं रखनी चाहिए। मुसीबत उन कठिनाइयों का नाम है जो देवी और अनिवार्य कारणों से उत्पन्न हो। जानबूझकर आग में कूदना मुसीबत नहीं है, लेकिन जो जानबूझकर आग में कूदे, क्या उसकी प्राण रक्षा नहीं करनी चाहिए? इतने में बड़ी बहू दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और बोली, चलकर लल्लू, दया शंकर को जरा समझा क्यों नहीं देते? रात को खाना भी नहीं खाया, अब इस वक्त अभी तक हाथ मुंह नहीं धोया। प्रभाशंकर खिन्न होकर बोले, कहाँ तक समझाऊं? समझाते समझाते तो हार गया। बेटा, मेरे चित्त की समय जो दशा है वह बयान नहीं कर सकता। तुमने जो बातें कही वह बहुत माकूल है, लेकिन मुझ पर इतनी दया करो, आज डिप्टी साहब के पास जरा चले जाओ। मेरा मन कहता है कि तुम्हारे जाने से कुछ न कुछ उपकार अवश्य होगा। ज्ञान शंकर बंगले झाँक रहे थे। बड़ी बहू बोल उठी, यह जा चुके। लल्लू कहते थे कि ज्ञान झूठ भी जाकर कुछ कह दे तो सारा काम बन जाए, लेकिन इन्हें क्या परवाह है, चाहे कोई चूल्हे भाड़ में जाए। फंसाना होता तो चाहे दौड़ धूप करते भी बचाने के लिए क्यों जाए, हेटी नहीं हो जाएगी। प्रभाशंकर ने तिरस्कार के भाव से कहा, क्या बेबात की बात कहती हो, अंदर जाकर क्यों नहीं बैठती? बड़ी बहू ने कुटिल नेत्रों से ज्ञान शंकर को देखते हुए कहा, मैं तो बेबाक की बात करती हूँ, किसी को भला लगे या बुरा, जो बात इनके मन में है वे मेरी आंखों के सामने है। ज्ञान शंकर मर्माहत होकर बोले, चाचा साहब, आप सुनते हैं इनकी बातें? ये मुझे इतना नीच समझती हैं। बड़ी बहू ने मुंह बनाकर कहा, ये क्या सुनेंगे, कान भी हों, सारी उम्र गुलामी करके काटी, अब भी वही आदत पड़ी हुई है। तुम्हारा हाल मैं जानती हूँ। प्रभाशंकर ने व्यथित होकर कहा, ईश्वर के लिए चुप रहो। बड़ी बहू त्योरियाँ चढ़ाकर बोली, चुप क्यों रहूँ, किसी का डर है? यहाँ तो जान पर बनी है और ये अपने घमंड में भूले हुए हैं। ऐसे आदमी का तो मुँह देखना पाप है। प्रभाशंकर ने भतीजे की ओर दीनता से देखकर कहा, बेटा, यह समय आपे में नहीं है, इनकी बातों का बुरा मत मानना। लेकिन ज्ञान शंकर ने ये बातें न सुनी। चाची के कठोर वाक्य उनके हृदय को मथ रहे थे। बोले, तो मैं आप लोगों के साथ रहकर कौन सा स्वर्ग का सुख भोग रही हूँ? बड़ी बहू, जो अभिलाषा मन में हो वह निकाल डालो। जब अपनापन ही नहीं तो एक घर के एक कोने में रहने से थोड़े ही एक हो जाएंगे। ज्ञान, आप लोगों की यही इच्छा तो यही सही, मुझे निकाल दीजिए। बड़ी बहू, हमारी इच्छा है। आज महीनों से तुम्हारा रंग देख रही हूँ। ईश्वर ने आंखें दी हैं, धूप में बाल नहीं सफ़ेद हुए। हम लोग तुम्हारी आंखों में कांटे की तरह खटकते हैं। तुम समझते हो ये लोग हमारा सर्वस्व खाए जाते हैं। जब तुम्हारे मन में इतना कमीनापन आ गया तो फिर? प्रभाशंकर ने ठंडी सांस लेकर कहा, ईश्वर, मुझे मौत क्यों नहीं आती? बड़ी बहू ने पति को कुपित नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें ये बहुत प्यारे हैं तो जाकर इनकी जूतियाँ सीधी करो। जो आदमी मुसीबत में साथ न दे वह दुश्मन है, उससे दूर रहना ही अच्छा है। ज्ञान, तो ये धमकी किसे देती हो? कल के बदले आज ही हिस्सा बांट कर दो। बड़ी बहू,
क्या तुम समझते हो कि हम तुम्हारा दिया खाती हैं? बड़ी बहू, नहीं, तुम्हें यही घमंड है। ज्ञान, अगर यही घमंड है तो क्या अन्याय है? जितना आपका खर्च है उतना मेरा कभी नहीं है। बड़ी बहू ने पति की ओर देखकर व्यंग भाव से कहा, तो सुन रहे हो सपूत की बातें, बोलते क्यों नहीं? क्या मुंह में दही जमा है? बाप हजारों रुपए साल साधु भिखारियों को खिला दिया करते थे, मरते दम तक पालकी के बाहर कहार दरवाजे से नहीं टले। इन्हें आज हमारी रोटियां अखर रही हैं। लाला, हमारा बस मानो कि आज रईसियों की तरह चैन कर रहे हो, नहीं तो मुंह में मक्खियाँ आती जाती। तो ये था आज का कथानक। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपका कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा।